हेलो दोस्तों, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9th की हिस्ट्री का टॉपिक जो फ्रांसीसी क्रांति है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। कल अपन ने टॉपिक लिया था क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई थी, तो उसमें हमने महिला संगठनों के बारे में पढ़ा था। महिलाओं की क्या सामाजिक दशाएं या हालात उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त की। महिलाओं को कौन कौन से अधिकार दिए व कौन से अधिकारों से वंचित रखा। तो देखिए, उन महिलाओं की बात करते हैं, उनमें से फ्रांस की एक प्रमुख महिला जिसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, उस महिला का नाम था ओलंप दे गुज, जिसका जन्म 1748 को हुआ। वह 1793 में उसको फांसी की सजा दी गई। तो देखिए, ओलंप दे गुज क्रांतिकालीन फ्रांस, जब फ्रांस में राजतंत्र के खिलाफ क्रांति हो रही थी, तो उस समय पुरुष बढ़ चढ़ करके भाग लेते थे, लेकिन महिलाएं भी राजनीतिक रूप से सक्रिय थी। उन राजनीतिक रूप से सक्रिय महिलाओं में से सबसे महत्वपूर्ण महिला ओलंप दे गुज थी। ओलंप दे गुज ने जो फ्रांस में संविधान का निर्माण किया गया था, उसका कठोरता से विरोध किया। वह पुरुष तथा नागरिक अधिकार घोषणा पत्र जो नेशनल असेंबली द्वारा नागरिकों के लिए तैयार किया गया था, उसमें महिलाओं को अधिकारों से वंचित रखा था, जिसकी वजह से ओलंप दे गुज ने पुरुष तथा नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का विरोध किया। वह सन 1791 में गुज ने महिलाओं के लिए महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया।
ये घोषणा पत्र महारानी व नेशनल असेंबली के सदस्यों के पास ये मांग करते हुए भेजा कि इस पर भी कार्रवाई की जाए व महिलाओं को अधिकार दे। इसके अलावा गुज ने 1793 में जैकोबिन सरकार ने जो महिलाएं संगठन थे उन महिलाओं के संगठनों को जबरदस्ती बंद कर दिया गया, जिसकी आलोचना भी की थी। उसके बाद ओलपदे गुज पर नेशनल कन्वेंशन द्वारा देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया, क्योंकि उन्होंने सरकार का उल्लंघन किया व महिलाओं के हक की लड़ाई के लिए आवाज उठाई थी, जो उन्होंने महिला एवं नागरिक घोषणा पत्र तैयार किया था। तो उस घोषणा पत्र में महिलाओं को कुछ मूलभूत अधिकार दिए थे, जैसे महिला जन्म से ही स्वतंत्र हैं व अधिकारों में पुरुष के समान हैं। राजनीतिक संगठनों का लक्ष्य पुरुष व महिला के नैसर्गिक, यहाँ अपन कह सकते हैं प्राकृतिक अधिकारों को संरक्षित करता है, यानी उसकी सुरक्षा करता है। जो भी राजनीतिक संगठन होते हैं, राजनीतिक संगठन का यही अधिकार है कि वह नागरिकों के जो मौलिक अधिकार हैं उस अधिकारों की रक्षा करे, जैसे स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा, सबसे बढ़कर अधिकार है शोषण के प्रतिरोध का अधिकार। समग्र संप्रभुता का स्रोत राष्ट्र में निहित है, जो पुरुषों एवं महिलाओं के संग के सिवाय कुछ नहीं है। कानून सामान्य व्यक्ति की इच्छा की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। सभी महिला एवं पुरुष नागरिकों का या तो व्यक्तिगत रूप से यहाँ अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से कानून निर्माण में
भागीदारी होनी चाहिए। ये सभी के लिए समान होना चाहिए। सभी महिला व पुरुष नागरिक अपनी योग्यता व प्रतिभा के बल पर समान रूप से एवं बिना किसी भेदभाव के हर तरह के समान व सार्वजनिक पद प्राप्त करने के हकदार हैं। कोई भी महिला अपवाद नहीं है। वह विधि के समान या विधि के समक्ष प्रक्रिया द्वारा अपराधी ठहराई जा सकती हैं। महिलाओं को गिरफ्तार नज़रबंद भी किया जा सकता है। पुरुषों की तरह ही महिलाओं पर भी कठोर कानून का पालन करे। ये था ओलंप दे गुज का घोषणा पत्र। तो देखिए, जिस प्रकार ओलंप दे गुज ने महिलाओं के अधिकारों को लेकर जो आवाज़ उठाई, उस पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। उसके तुरंत बाद फैसला दिया व फांसी की सजा दी गई। अगला टॉपिक आपके हैं दास प्रथा का उन्मूलन। तो देखिए, दास क्या है? तो दास प्रथा का जो प्रचलन है वो लगभग 17वीं सदी के समय दास प्रथा का प्रचलन शुरू होता है। विशेषकर जो गरीब समुदाय के सदस्यों को दास बनाया जाता था। दास को अपन कह सकते हैं दूसरों का गुलाम। तो देखिए, फ्रांस के कैरिबियाई उपनिवेशिक जो देश थे, जैसे मार्टिनिक, गाडलोप, सैन डोमिंगो, इन औपनिवेशिक देशों में विशेषकर तंबाकू, नील, चाय व कॉफ़ी जैसी वह वस्तुएं पैदा होती थी। वहीं से फ्रांस आपूर्ति करता था। लेकिन कैरिबियाई जो देश है, वहाँ के बागानों में हमेशा श्रम की कमी रहती थी। कमी का कारण यह था कि जो यूरोपीय लोग हैं वह अपने देश से दूर न जाना चाहते थे तथा काम के प्रति उनका लगाव भी कम था। तो बागानों में
श्रम की कमी को पूरा करने के लिए दासों की व्यवस्था की जाती है। दासों की व्यवस्था करने के लिए उनको अफ्रीका, अमेरिका जाना पड़ता था। तो देखिए, त्रिकोणीय दास व्यापार। त्रिकोणीय दास व्यापार का तात्पर्य है यूरोप, अफ्रीका व अमेरिका के मध्य दासों का आपस में व्यापार होता था। यूरोपवासी अफ्रीका महाद्वीप जाते थे, वहाँ से स्थानीय सरदारों से दासों को खरीदते थे व दासों को दाग कर यहाँ हथकड़ियाँ डाल करके ले आते थे। क्योंकि कोई दास नहीं मानता है, वहाँ उल्लंघन करता है, तब उसको हथकड़ी पहनाई जाती थी। दासों को लाकर के कैरिबियाई के जो बागान हैं, उन बागानों के मालिकों को दास बेच देते थे। तो देखिए, ये दासों का प्रचलन काफी लंबे समय तक चलता रहा। नेशनल असेंबली ने भी दासों को लेकर के कोई ठोस कानून नहीं बनाया, लेकिन 1794 ईस्वी में जो कन्वेंशन सरकार थी, उसने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून बनाया। लेकिन ये कानून लंबे समय तक नहीं रह पाया, क्योंकि अगले 10 वर्षों के बाद जब शासन नेपोलियन बोनापार्ट का आता है, तो नेपोलियन बोनापार्ट दास प्रथा को उन्हें शुरू कर देते हैं, जिससे कैरिबियाई बागान मालिकों को अफ्रीकी निग्रो लोगों को फिर से गुलाम या कह सकते हैं दास बनाने की स्वतंत्रता मिल गई। तो देखिए, निग्रो अफ्रीकी महाद्वीप के सहारा रेगिस्तान के दक्षिणी भाग में निवास करने वाली स्थानीय लोग थे। ये निग्रो शब्द अपमानजनक है, जिसका प्राय प्रयोग या इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो देखिए, अब नेपोलियन बोनापार्ट ने दास प्रथा फिर से शुरू कर दी। दासों का व्यापार
पुनः शुरू हो गया अफ्रीकी महाद्वीपों से दासों को जबरन ला करके कैरिबियाई औपनिवेशिक देशों के जो बागान मालिक हैं उसको बेच देते थे। फ्रांस उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन या मुक्ति 1848 में किया गया। इस प्रकार दास प्रथा का प्रचलन फ्रांस में समाप्त हो जाता है। वह दासों को मुक्ति मिलती है। आज इतना ही। धन्यवाद।